हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। आज हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स की। जी हाँ, ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों को बहुत ही बोरिंग लगता है, बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि इसमें बायो का काफ़ी सारा पोर्शन है, तो मैथ्स वाले इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते और उनको लगता है कि मैम इतनी सारी चीज़ें हम कैसे याद करेंगे। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे सुपर फास्ट तरीके से, लेकिन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। बायोमोलिक्यूल्स में सारे वही मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं, जो आप अपने फूड में भी इनटेक करते हो, आपके फूड का पार्ट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि वाइटामिन, डीएनए, आरएनए, हार्मोन्स एंड वाइटामिन वगैरह, ये सब हम इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, मतलब इनमें OH एक से ज़्यादा होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं और एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो क्या डेफिनेशन बनी? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। फिर फर्दर इसका क्लासिफिकेशन है, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन है वो है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड्स में सिर्फ हम डाइसेकेराइड्स ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने डाइसेकेराइड ही यहाँ पर लिखा, वही आपके सिलेबस में है। मोनोसेकेराइड्स कौन से होते हैं? जो सबसे हमारी मोनोमेरिक यूनिट है, सबसे सिंपल यूनिट है। किसी भी डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के हाइड्रोलाइसिस पे जो मोनोमेरिक यूनिट मिलती है दैट इज मोनोसेकेराइड, जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। मोनोसेकेराइड का फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। डाइसेकेराइड फर्दर हाइड्रोलाइज होकर 2 यूनिट मोनोसेकेराइड्स देते हैं और पॉलीसेकेराइड हाइड्रोलाइज होकर n नंबर ऑफ क्या देते हैं बेटा? मोनोसेकेराइड्स देते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉली। मोनो में कौन कौन है सिलेबस में? ग्लूकोज को पढ़ते हो आप फ्रैक्टोज को पढ़ते हो, गैलेक्टोज को पढ़ते हो, ये सब क्या है? मोनोसेकेराइड्स है। तो हम पहले ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला याद है, C6H12O6 होता है। 6 कार्बन आपको यहाँ फॉर्मूले में दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए कैसी शुगर है? हेक्सोज शुगर है। इसके अंदर एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए इसको एल्डोज कहते हैं। तो ये बात याद रखेंगे, ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज शुगर है, एल्डोज शुगर है। ये ग्रेप में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए हम इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया ना कि इनमें से कौन सी ग्रेप शुगर है, तो ग्रेप शुगर कौन सी है? ग्लूकोज है। G फॉर ग्लूकोज, G फॉर ग्रेप शुगर। ऑप्टिकली एक्टिव होती है, जी हाँ, ये रोटेट कर देते हैं प्लेन वो PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देते हैं? ये रोटेट कर देते हैं। जनरली ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, तो इस शुगर को हम डेक्स्ट्रोज शुगर भी कहते हैं, ये भी आप नोट कर लेंगे, डेक्स्ट्रोज शुगर होती है। प्रिपरेशन की बात करें, क्योंकि ये मोनोसेकेराइड है तो हम इसे डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के हाइड्रोलाइसिस से बना सकते हैं। तो जो 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दी है। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है एसिडिक मीडियम में, तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। इसको हम ये जो हमने रिएक्शन लिखी है इसको हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी कहते हैं। भाई सुक्रोज जो है वो केन शुगर है, केन से मिलती है, गन्ने से मिलती है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं हम इस वाली रिएक्शन को? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर? अभी जब सुक्रोज पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी आपको। नेक्स्ट हमने क्या देखना है? स्टार्च। स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। आपको पता है ना स्टार्च कहाँ में प्रेजेंट होता है? पोटैटो में प्रेजेंट होता है, राइस में प्रेजेंट होता है। तो जो ये स्टार्च है इट इज अ पॉलीसेकेराइड, और इस पॉलीसेकेराइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें तो हमें n नंबर ऑफ, बहुत सारे नंबर किसके मिल जाएंगे? ग्लूकोज के मिल जाएंगे, जो कि एक मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज की 2 स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाई है, आप इसको याद रखेंगे। देखिए राइट पॉलीहाइड्रोक्सी है तो आपको यहाँ पर OH लगाने हैं। कितने OH प्रेजेंट होते हैं? 5 OH प्रेजेंट होते हैं। 5 कार्बन पर 5 OH प्रेजेंट और 1 कार्बन इन्वॉल्व होता है एल्डिहाइड में। ठीक है, एल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप होता है, तो बेटा स्टार्टिंग में होगा, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, तो ये कैसी शुगर है? हेक्सोज है। एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो कैसी शुगर है? कीटोज है। अब यहाँ पर ये अरेंजमेंट जैसे मैंने लिखा है आपको याद करना है। याद करने का तरीका, राइट साइड से हमेशा स्टार्ट करेंगे, OH राइट साइड लगाएंगे, फिर अपोजिट करेंगे, फिर अपोजिट करेंगे, और लास्ट वाला जो इसका कार्बन है, जो सेकंड लास्ट कार्बन है, जो सेकंड लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन
जो सेकेंड लास्ट कार्बन है या फिर कहेंगे लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, उस पर OH हमेशा राइट साइड पर लगाएंगे अगर आप डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल्ड वीडियो में, अगर आपको समझ नहीं आएगा वहां से जाकर पढ़ सकते हैं अगर आपको ये चीजें नहीं पता है। देखिए डीएल कॉन्फ़िगरेशन एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो फारदेस्ट, इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, जो फारदेस्ट सबसे दूर वाला ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, देखो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन समझ में आ रहा है ना, एक ही ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन हो गया 1 2 3 एंड 4th, राइट। तो जो सबसे दूर वाला ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है उस पर अगर OH राइट साइड पर है तो राइट साइड पर है तो वो ग्लूकोज डी ग्लूकोज कहलाएगी, और अगर ये OH लेफ्ट साइड पर होगा तो इसको हम L ग्लूकोज कहेंगे। लिक्विड फॉर्म में जो ग्लूकोज होती है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती है, लेकिन जब इसका सॉलिडिफिकेशन होता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाती है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो पायरेन जैसी होती है। ये मैंने कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाई है, पायरेन जैसी होती है, इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर को हम ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं, ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। ये समझ में आ गया, डी का मतलब समझ में आ गया था आपको, ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया। देखो इसको समझने के लिए पहले आपने नंबरिंग कर ली, ये फर्स्ट कार्बन है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन, सॉरी दिस इज द फिफ्थ कार्बन एंड दिस इज सिक्स्थ कार्बन। देखो सिक्स्थ कार्बन तो ऐसा ही आ गया, फिफ्थ कार्बन पर जो OH है वो राइट साइड पे, तो आप इस तरह से याद करेंगे, राइट नीचे की तरफ, राइट नीचे की तरफ, ये देखिए, फिर नीचे की तरफ, फिर उधर तो ऊपर की तरफ, फिर इस वाले पे नीचे की तरफ, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर। मैम अल्फा का क्या मतलब है, बिल्कुल बताएंगे। डी का मतलब क्लियर हो गया, डी ग्लूकोज कहते हैं, समझ में आ गया। प्लस क्यों लगाते हैं, जनरली जो ग्लूकोज होती है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, डेक्स्ट्रो के लिए बेटा प्लस यूज किया जाता है, लीवो के लिए नेगेटिव यूज किया जाता है, तो हमने प्लस लगाया। अब अल्फा क्यों लगाया, अगर इस कार्बन पर, अगर इस फर्स्ट कार्बन पर OH राइट साइड पर है, OH राइट साइड पर है तो हम उसको अल्फा स्ट्रक्चर कहेंगे। अगर इसी कार्बन पर OH की पोजीशन चेंज हो जाए तो हम इसको बीटा कहेंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, बीटा। अल्फा और बीटा जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं, क्या कहलाते हैं, एनोमर्स कहलाते हैं। अल्फा एंड बीटा आर एनोमर्स, एनोमर्स, ठीक है, ये याद रखेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, अल्फा और बीटा को बनाने के लिए सारी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। ये अल्फा है, बस फर्स्ट कार्बन पर बेटा OH ऊपर की तरफ लगा दो और H नीचे की तरफ, नाउ इट इज बीटा, क्लियर हो गया। ये मैंने पहले अल्फा बनाया था, ठीक है। तो ये है ग्लूकोपायरेनोज स्ट्रक्चर। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या है कि हमने ग्लूकोज की रिएक्शन करा के देखी कि इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे आई। तो जो ग्लूकोज है उसकी जब हमने HI के साथ हमने इसको हीट किया तो ये N हेक्सेन बनाता है। जो HI और रेड फास्फोरस होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सारे ऑक्सीजन उड़ा देगा और हमको क्या मिल जाएगा, N हेक्सेन मिल जाएगा। इससे ये प्रूव होता है कि जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन का स्केलेटन बना हुआ है, मेन चेन है वो 6 कार्बन की बनी हुई है। अगली रिएक्शन हमने कराई इसकी NH2OH के साथ यानी कि हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ, उसके साथ इसने बनाया ऑक्सिन, ऑक्सिन डेरिवेटिव बनाया ग्लूकोज का, देखो C डबल बॉन्ड NOH। ये रिएक्शन आपने एल्डिहाइड और कीटोन में करी थी, तो ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अभी सिर्फ ये कंफर्म हुआ है कि ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HCN क्या करता है, कार्बोनाइल ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है और साइनोहाइड्रिन बनता है। तो यहाँ पर भी साइनोहाइड्रिन बनेगा ग्लूकोज का, नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू साइनोहाइड्रिन ऑफ ग्लूकोज। ये भी क्या कंफर्म कर रहा है, कंफर्म कर रहा है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अभी तक हमारा यही कंफर्म हुआ है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, अभी हमें नहीं पता चला कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। फर्दर हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई। ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है, जो टर्मिनल वाले जो ग्रुप हैं, जो टर्मिनल वाला जो एल्डिहाइड होगा, टर्मिनल एल्डिहाइड होगा, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। अगर टर्मिनल पर ऐसा कोई कार्बन प्रेजेंट है जो कि एल्डिहाइडिक है,
तो जब हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो आप ये देखो COOH बन गया, टर्मिनल पर COOH आया और हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड। हमें क्या मिला यहाँ पर, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड हमें यहाँ पर मिला तो उससे ये प्रूव हो गया कि जो यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप था बेटा वो CHO है, क्योंकि CHO ही टर्मिनल पर प्रेजेंट होता है और उसका ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर ने किया होगा। तो कंफर्मेशन मिल गई। कंफर्मेशन किस चीज की मिल गई, प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप की कंफर्मेशन मिल गई। फिर 5 यहाँ पर OH है, इसको कंफर्म करने के लिए एसिटाइलेशन किया गया तो हमें यहाँ पर क्या मिला, पेंटा एसीटेट मिला, पेंटा एसीटेट मिला। तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगली रिएक्शन हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से। ब्रोमीन वाटर एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन करेगा ही करेगा, साथ में जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका भी ऑक्सीडेशन कर देगा। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर एक क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, 1 प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है टर्मिनल पर। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन किया गया किसका, ग्लूकोज का। अब फ्रक्टोज को देख लेते हैं। फ्रक्टोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम C6H12O6, हेक्सोज होती है, 6 कार्बन है, लेकिन ये कीटोज होती है। ध्यान रखेंगे जो ग्लूकोज है वो क्या है, वो एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज क्या है, कीटोज शुगर है। फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, एक में कीटोन एक में एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। याद रखेंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। फ्रक्टोज जो होती है वो फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको फ्रूट शुगर कहते हैं और ये सबसे स्वीट शुगर होती है। दोनों ही जो शुगर है वो स्वीट है, वाटर में सॉल्युबल होती है। फ्रक्टोज की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो 6 कार्बन की चेन है, यहाँ पर कीटोन प्रेजेंट होता है इसीलिए टर्मिनल पर नहीं होगा, है ना। सेकंड कार्बन जो है वो एज अ कीटोन प्रेजेंट है, बाकी स्ट्रक्चर एज सच रहेगी जैसे कि आपने ग्लूकोज में बनाई। फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर होती है वो फ्यूरान जैसी होती है। कैसी होती है बेटा, फ्यूरान जैसी होती है। आपने क्या याद किया था, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पायरन जैसी होती है। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर फ्यूरान जैसी होती है। फ्यूरान की स्ट्रक्चर ये होती है, ये 5 कार्बन की 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है, 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है। तो फ्यूरान जैसी स्ट्रक्चर होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है वो बनाई है फ्रक्टोफ्यूरोनाज स्ट्रक्चर। जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगी तो क्या बनाएगी, फ्रक्टोफ्यूरेनॉज स्ट्रक्चर बनाएगी। यहाँ पर भी नंबरिंग करें अगर 1 2 3 4 5 6, तो देखिए जो ये सेकंड कार्बन है यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन होगा। सेकंड कार्बन यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन होगा। इस पर अगर OH राइट साइड पर है तो ये एल्फा फ्रक्टो स्ट्रक्चर है और अगर लेफ्ट साइड पर है तो बीटा, ये स्ट्रक्चर जो है वो बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज स्ट्रक्चर है। याद रखेंगे यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है उसमें एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, फर्स्ट, और फ्रक्टोज के अंदर एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, सेकंड। याद रखेंगे ये बात, ठीक है। और अल्फा अगर OH राइट साइड पर है, बीटा अगर, दोनों ही केस में बीटा अगर लेफ्ट साइड पर है। अल्फा बीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं। यहाँ तक हमने बात करी मोनोसैकेराइड्स की। अब देखते हैं डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। डाइसैकेराइड्स, जब दो मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से तो हम उसे क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक इथरल लिंकेज होती है ना। दो मोनोसैकेराइड यूनिट ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो ये इस तरह से जो लिंकेज बनती है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होती है, डाइसैकेराइड्स में प्रेजेंट होती है, पॉलीसैकेराइड्स में प्रेजेंट होती है। मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े होते हैं, मोनोसैकेराइड में प्रेजेंट नहीं होती। मोनोसैकेराइड इज अ सिंगल यूनिट। अच्छा, डाइसैकेराइड्स में हमें एग्जाम में पूछता क्या है, किन किन मोनोमर से बना है, क्या लिंकेज है उनके बीच में और क्या रिड्यूसिंग नेचर है। इसके लिए मैंने आपके लिए छोटी सी टेबल बना दी, आप सिर्फ इसे पढ़ेंगे और सारा डाइसैकेराइड आपका कवर हो जाएगा। 3 डाइसैकेराइड यहाँ पढ़ते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। आपने पढ़ा है सुक्रोज 2 से बना होता है, दोनों जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस हुआ तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला। आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब यूनाइट हुआ आपस में तो आपको क्या मिला, सुक्रोज मिला। लिंकेज क्या होती है, C1 और C2, यानी कि ग्लूकोज का मैंने इसी तरीके से लिखा है, ग्लूकोज का C1 कार्बन
फ्रक्टोज के C2 कार्बन से जुड़ता है वाया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये कैसी शुगर होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, अभी बताऊंगी इसका रीजन भी। माल्टोज को जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो 2 यूनिट आपको ग्लूकोज की मिलती है, यानी कि 2 ग्लूकोज की यूनिट जुड़कर क्या बनाती है? माल्टोज बनाती है। अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा भी अल्फा डी ग्लूकोज होता है, लिंकेज होती है C1C4। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग शुगर है ये। लैक्टोज बना होता है बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, लिंकेज C1C4 है और ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो हमने इस केस में, सुक्रोज के केस में क्या पढ़ा? इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिए रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है? जो फैलिंग सॉल्यूशन या टॉलिन्स के साथ एक टेस्ट दे, है ना, जो फैलिंग सॉल्यूशन है या जो आपका क्या कहते हैं टॉलिन्स है, ये क्या कर दे? उसको रिड्यूस कर दे, तो उनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो रिडक्शन कौन करेगा? तो इसका मतलब उसके पास एक फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। तो जो सुक्रोज होता है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों होता है? क्योंकि जो इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व होता है, फ्री नहीं होता। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है ये? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। लेकिन जितनी भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होती है, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर होती है, याद कर ले, क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है जो टॉलेंस टेस्ट दे सकता है, जो फैलिंग टेस्ट दे सकता है। एक चीज मैंने और बोली थी पहले कि ये इन्वर्ट शुगर भी होती है। तो सुक्रोज है वो कैसी शुगर होती है? इन्वर्ट शुगर होती है। ये रिएक्शन देख लो, ये हाइड्रोलाइसिस जब सुक्रोज की जाती है तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो जो ये सुक्रोज होती है ना बेटा, ये होती है आपकी डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो आपको डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज मिलता है और लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज मिलता है। फ्रक्टोज जनरली लीवोरोटेटरी होती है। मैंने यहाँ पे आपके लिए स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ लिखा है। तो डी ग्लूकोज का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो 52.5 है स्पेसिफिक रोटेशन, और फ्रक्टोज का है 92.4। तो आप देख रहे हो लीवो रोटेटरी का ज्यादा है। माइनस साइन तो लीवो को मतलब लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, ये शो कर रहा है। प्लस साइन क्या शो कर रहा है? कि राइट साइड मूव कर रही है PPL। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हो कि L की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर है वो लीवोरोटेटरी में, जो पूरे मिक्सचर की मैं बात करूं, लीवोरोटेटरी में चेंज हो गई। तो डेक्स्ट्रो किस में चेंज हो गई? लीवो में। इसे ही कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर, इसे ही कहते हैं इन्वर्ट शुगर। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट जो बना इसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर कहते हैं। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड में आप 3 पॉलीसेकेराइड पढ़ोगे, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च आप जानते हो प्लांट के अंदर स्टोर्ड रहता है, फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये 2 पार्ट से बना होता है, अमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। जो स्टार्च है वो अल्फा डी ग्लूकोज से बना है। स्टार्च किससे बना है? अल्फा डी ग्लूकोज से बना है। तो इसकी जो दोनों यूनिट है वो अल्फा डी ग्लूकोज से ही बनी है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में बेटा डिफरेंस पूछ लेता है वो। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल है, वहीं पे अमाइलोपेक्टिन क्या है? इनसॉल्युबल है। अमाइलोज स्ट्रेट चेन होती है, वहीं पे जो अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच चेन होती है। दोनों अल्फा डी ग्लूकोज से बने हैं। तो स्ट्रेट चेन है C1C4 लिंकेज, C1C4 लिंकेज होती है। लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन है उसके अंदर, स्ट्रेट चेन के अंदर जहां चेन सीधी है C1C4 और जहां पर ब्रांचिंग आ रही है वहां पर C1C6 लिंकेज प्रेजेंट होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज में कुछ ज्यादा नहीं करना आपको। सेलुलोज जो आपकी प्लांट की सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है, और ये बनी होती है बीटा डी ग्लूकोज की, यानी कि जो मोनोमेरिक यूनिट है वो बीटा डी ग्लूकोज है। बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज आपस में जुड़कर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के वाया सेलुलोज बनाएंगे। ग्लाइकोजन में क्या याद रखना, ये अल्फा डी ग्लूकोज की बनी होती है और इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन की तरह होती है, सेम यही स्ट्रक्चर, इनसॉल्युबल, ब्रांच, अल्फा डी ग्लूकोज की बनी हुई सीधी चेन C1C4 से लिंकेज है और ब्रांच में C1C6 लिंकेज है। डिफरेंस क्या है? ये इससे भी ज्यादा ब्रांच होती है, बस ये डिफरेंस है ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन। प्रोटीन को देखते हैं, ये हमारा दूसरा बायोमोलिक्यूल है प्रोटीन। इसका जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो होता है अल्फा अमीनो एसिड। इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। अमीनो एसिड अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रोटीन है वो केवल अल्फा अमीनो एसिड का बना होता है। ये अपने दिमाग में सेट कर लो। क्यों होता है अल्फा अमीनो एसिड का बना हुआ? देखो ये COOH ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, इसका जो अल्फा कार्बन है ना उस पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको अल्फा अमीनो एसिड कहा जाता है। ये मैंने एक बेसिक सी स्ट्रक्चर बनाई है जिससे देखकर समझ में आ रहा है कि अमीनो एसिड के अंदर COOH ग्रुप भी होता है, NH2 ग्रुप भी होता है, अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। सिर्फ एक अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, जिसका नाम है ग्लाइसिन।
ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसमें यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। क्लासिफिकेशन करेंगे अगर अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड को हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप। अगर ये दोनों ग्रुप सेम है अमीनो एसिड के अंदर तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड है, अगर बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो वो बेसिक कहलाएगा, अगर COOH ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक ग्रुप कहलाएगा, एसिडिक अमीनो एसिड कहलाएगा। अमीनो एसिड को हम एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी नहीं बना सकती, अरे जिसे हम, जो हमारे पास है नहीं उसी की तो हमें ज्यादा जरूरत होती है ना। अगर पैसा नहीं है तो पैसे के पीछे भागते हो, अगर बुद्धि नहीं, अगर नॉलेज नहीं, अगर पढ़ा नहीं, अगर तैयारी नहीं कर रखी तो आप तैयारी करने के पीछे भागते हो। जिसके पास जो नहीं होता है वो उसके पीछे भागता है। तो वही एसेंशियल अमीनो एसिड में क्या है, दीज अमीनो एसिड कांट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, जबकि जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं, इसीलिए हमको उनको नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में हमने रखा है। एसेंशियल अमीनो एसिड हम कहाँ से लेते हैं, फिर फूड से लेते हैं ना, डाइट के थ्रू हम लेते हैं इसको। अमीनो एसिड को हम स्ट्रक्चर के बेस पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि केराटिन जो हमारे हेयर्स की जो प्रोटीन होती है, सिल्क प्रोटीन है, फिब्रोइन प्रोटीन, दीज आर फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है, जैसे कि एंजाइम जिस प्रोटीन का बना होता है दैट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। स्ट्रक्चर ये मैंने एक अमीनो एसिड, एक्चुअली क्या किया है यहाँ पे, ये दो अमीनो एसिड आपस में कैसे जुड़े होते हैं, दोनों अमीनो एसिड आपस में कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो जो बॉन्ड बनता है ना इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमीनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, किसके वाया जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के वाया जुड़ते हैं। COOH का एक OH और अमीन ग्रुप का NH2 का एक हाइड्रोजन, वाटर बाहर निकल गया। ये जो CONH है दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो एसिड जुड़े तो क्या बन गई, ये पेप्टाइड लिंकेज बन गई। ठीक है, इसी तरह से ये आपस में जब जुड़ते रहेंगे तो डाईपेप्टाइड बनेंगे, फिर पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, वो पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड, सॉरी प्रोटीन्स बनाएंगे, राइट। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये लास्ट टॉपिक है इसमें, इसको देख लेते हैं। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी के काम की नहीं रही, बेकार होगी। कब होता है, जब pH चेंज हो जाए, जब टेम्परेचर बढ़ जाए, तो क्या होता है, जो कॉइलिंग होती है ना प्रोटीन की वो खुलने लगती है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगते हैं। तो प्रोटीन क्या करती है, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खो देती है, उसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे कि जब हम एग को बॉयल करते हैं, कोगुलेशन हो जाता है वहां पे, तो वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है, और क्रोमोसोम आपको पता है हेरिडिटरी मटेरियल है। तो न्यूक्लिक एसिड जो बने होते हैं वो बने होते हैं पेंटोज शुगर से, बेस से और फॉस्फोरिक एसिड से। ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। इसी बेस पे इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनकी स्ट्रक्चर मतलब जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो इनकी यूनिट्स है वो भी डिफरेंट है, प्लस इनका फंक्शन भी डिफरेंट है। डीएनए क्या होता है, इसमें जो पेंटोज शुगर होती है वो होती है बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, जो पेंटोज शुगर है कौन सी वाली है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। पेंटोज यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर, जो भी पीछे हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब पढ़ी थी, ये सब 6 कार्बन वाली शुगर थी, है ना। राइबोज शुगर यहाँ पर प्रेजेंट होती है आरएनए में। आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है, राइबोज शुगर प्रेजेंट है। नाइट्रोजिनस बेस, इसके अंदर जो ये सेकंड जो इसका कंपोनेंट है वो है बेस। नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर होते हैं एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये 4 बेस प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ डीएनए। आरएनए में क्या होता है, आरएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो सेम होता है, लेकिन थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा इन केस ऑफ आरएनए। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होते हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या रिलेशन होती है कि जो ये नाइट्रोजिनस बेस है, इसमें जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा, जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। एडेनिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होंगे थाइमिन के साथ, एडेनिन और थाइमिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं आपस में, और ग्वानिन और साइटोसिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स में, राइट। ये याद रखेंगे, डबल स्ट्रैंड्स होते हैं ये हेरिडिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए।
आरएनए में क्या होता है, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से यहाँ पर इस तरह की कोई बॉन्डिंग देखने की जरूरत नहीं है हमें कि एडेनिन किसके साथ जुड़ा है, क्योंकि उसके सामने कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ही नहीं है उसका। ये जो काम आता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आरएनए क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। 3 तरह के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल और ट्रांसफर। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर जाएगा, राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और ट्रांसफर आरएनए सेल में बाकी जगह पर भेजेगा। तो ये क्या करता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। जो ये डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है, हमने इसमें क्या बात करी कि शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो जब शुगर बेस के साथ जुड़ता है तो उस पार्ट को, उस कंपोनेंट को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा है व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड कब कहेंगे, जब शुगर और बेस है, जब शुगर बेस और उसके साथ आकर फॉस्फेट भी जुड़ गया, देखो 8 टी आ गया ना यहाँ पे, इन दोनों की स्पेलिंग में टी नहीं था, तो ये न्यूक्लियोटाइड, टी आ गया यहाँ पर भी, तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। इस तरह से याद रखेंगे, जब शुगर और बेस होगा तो न्यूक्लियोसाइड, जब शुगर बेस प्लस फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। जुड़ा कैसे होता है, शुगर की जो शुगर है आपको पता है वो 5 कार्बन से बनी हुई शुगर है। ये जो है आपकी 5 कार्बन की शुगर है, तो 5 कार्बन की शुगर का जो पहला कार्बन है उसके साथ तो जुड़ जाएगा बेस और क्या बना देगा, न्यूक्लियोसाइड बना देगा। ठीक है, अब इस शुगर के 5th कार्बन से फॉस्फेट जुड़ेगा, ये फॉस्फेट क्या कर, इतना पोर्शन क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते रहेंगे, क्या बनाएंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड, देन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, राइट, फिर मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। तो जो ये न्यूक्लियोटाइड है, जब ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा तो इसकी शुगर के 3rd कार्बन के साथ जुड़ेगा। बस आपको ये याद रखना है कि शुगर जो है उसकी 1 पोजीशन, 5 पोजीशन और 3rd पोजीशन याद करनी है। 1 पोजीशन पर हमेशा बेस जुड़ेगा, 5th एंड जो उसका एंड है, उसका जो 5th कार्बन है उस पर जुड़ेगा फॉस्फेट, और जब ये फॉस्फेट किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा ना तो उसकी 3rd नंबर वाले कार्बन से जुड़ेगा, शुगर के 3rd नंबर वाले कार्बन से जुड़ेगा शुगर के। फॉस्फेट हमेशा 2 शुगर के बीच में प्रेजेंट होगा, 2 शुगर को जोड़ने का काम करेगा। यहाँ पर जो लिंकेज प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये भी नोट करेंगे बेटा, इसका नाम क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। 3 लिंकेज मैंने आपको बता दी है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो बस इतना पढ़ेंगे हम, किसमें, डीएनए आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड में। याद रखेंगे कि हेरिडिटरी जो मटेरियल है वो डीएनए है। ठीक है, अगला जो हमारा बायोमोलिक्यूल है वो विटामिन है, और ये बहुत ट्रेसेस में माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, हम इनको डाइट से लेते हैं अपनी। 2 तरह की कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं, विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल है, और जो फैट सॉल्युबल है वो है विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, ये यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं ना कि सिट्रस जो फ्रूट्स हैं वो हमें ज़्यादा खाने चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि सिट्रस फ्रूट के अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है, और विटामिन सी क्या होता है, हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम एक्सक्रीट होता रहता है, स्टोर नहीं होता, तो उसकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो ये वाले जो विटामिन बी एंड सी हैं ये हमें ज़्यादा लेने पड़ते हैं। विटामिन बी बहुत सारे टाइप के होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B12। इनमें जो B12 होता है, केवल ये एक ऐसा विटामिन है जो एक्सक्रीट नहीं होगा यूरिन के थ्रू, ये एक्सेप्शन याद रखेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ए, डी, ई एंड के, ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, लीवर के अंदर और एडिपोज टिश्यू के अंदर। इनकी जो बीमारियां हैं वो बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 जिसको थायमिन भी कहते हैं, मैंने ब्रैकेट में इनके नाम इसलिए लिखे हैं, एनसीईआरटी की टेबल में भी नाम दिए हुए हैं। कई बार आपको विटामिन B1 ना पूछ दे वो, या फिर आपको कह दे कि थायमीन की कमी से क्या होता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं, बेटा थायमीन कहते हैं। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी हो जाता है ना, जिसको सूखा रोग कहते हैं। विटामिन B2 की कमी से चिलोसिस हो जाता है, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं B2 को, इसकी कमी से चिलोसिस हो जाता है।
जो फिशर्स होते हैं, जो आपकी क्या कहते हैं, जो लिप्स होते हैं वो आपके फटने लगते हैं और आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। तो विटामिन B2 की कमी से क्या हो जाएगा, चिलोसिस। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं और इससे कॉन्व्ल्यूजन हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन B12 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये अकेला विटामिन B12 ऐसा एक अकेला वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता, और कोबालामीन इसको कहते हैं, और इसकी कमी से हो जाता है प्रीनिशियस एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। और यहीं पे बता दूं कि इसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट होती है, कोबालामीन से नाम समझ में आ रहा है, इसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है एडल्ट्स में, बॉन डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, बोन्स जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। विटामिन E की कमी से जो RBCs हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं और मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। और विटामिन K की कमी से बेटा जो क्लॉटिंग टाइम होता है, ब्लड का जो क्लॉटिंग का टाइम होता है, चोट लगने पर जो ब्लड क्लॉट होता है वो टाइम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी जो डिजीज हुई इन विटामिन की कमी से, ये सारी आपको याद करनी है। मैंने सिर्फ वही नोट कराई है आपको यहाँ पे जो आपकी NCERT की बुक में गिवन थी। तो हमने इस तरह से बायोमोलिक्यूल के सारे पार्ट्स को रिवाइज कर लिया, सब कुछ अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बेटा इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।